मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं लेसन फर्स्ट का जो क्वेश्चन आंसर रह गया था, आज उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसे आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके बाद आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे आप सभी कि अगर आप लोग लाइव क्लासेस में आते हैं तो सबसे पहले अपना अपना अटेंडेंस ज़रूर एक बार सुनिश्चित कर लें, और इसके पश्चात ही आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपीकल्चर। व्हाट इज़ एपीकल्चर ये प्रोसेस है जिसमें हमने बताया था आप लोगों को रेयरिंग ऑफ बीज, है ना, टू प्रोड्यूस हनी इज़ कॉल्ड एपीकल्चर। ये होल प्रोसेस जो होता है एपीकल्चर कहलाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट क्या है? मैंने बताया था ना, दूध से निर्मित जितने भी पदार्थ होते हैं वे सभी डेयरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाट आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसे कहते हैं, हर्बीवोरस क्या है, आप लोग इसे एक्सप्लेन कर लेंगे। यानी कि सीधा समझ लीजिए शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, आपको उसको डिफाइन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग रॉ और अनकुक्ड वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जितने भी प्रकार के कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं या पका या जिसे हम नहीं पकाते हैं जिन सब्जियों को, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब इसके क्या क्या लाभ हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इसके बाद कुछ हिंट्स के लिए मैं बता दूं कि जैसे अगर हम कच्चा ही अगर कोई वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं तो बेसिकली वो फ्रेश है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है थोड़ा हाई होता है, ठीक है, और उसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कहता है डू यू थिंक दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड गिव रीजन्स। देखिए कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी सजीव होते हैं क्या इन सभी सजीव प्राणियों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? अगर होती है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, इसका आपको रीज़न देना है, ठीक है, कारण सहित लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम 3 मेथड्स ऑफ कुकिंग दैट डू नॉट यूज़ वाटर। देखिए आपको कोई भी 3 मेथड जो हैं भोजन पकाने के, कोई भी 3 मेथड लिखने हैं जिसमें कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे फ्राइंग में आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन टाइप 8 है, इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। यहाँ आपको पूरा डिटेल यानी विस्तार से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। और देख लीजिए कि मैंने जितने भी अभी ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई भी डाउट हो या आंसर क्वेश्चन को समझने में अगर आपको दिक्कतें आ रही हो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा ये आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो मैं इसीलिए लेसन फर्स्ट में अभी तक आप लोगों को रोक के रखा हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि आज मैं नया चैप्टर भी स्टार्ट कर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं और फिर इसके बाद आपको करना भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर सीड्स ऑफ प्लांट्स यूजफुल डिस्कस। देखिए आपको क्या करना है कि ये बताना है, ये सवाल पूछा गया है कि पौधे के जो बीज होते हैं वो किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। जैसे एक उपयोग में बता दूं कि जो बीज होते हैं बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग खाने के लिए भी करते हैं, कुछ बीज होते हैं जिसका इस्तेमाल हम न्यू प्लांट्स को जनरेट करने के लिए भी करते हैं। तो ऐसे से बहुत सारे हैं, तो आपको पॉइंट्स बना करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ लिस्ट ऑफ 5 फ्रूट्स एंड नट्स। आपको 5 फल और 5 नट्स के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है, जैसे ग्राउंड नट, पीनट, कैशू नट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेम सम ऑफ द ऑयल येल्डिंग प्लांट्स। मतलब जिससे हम ऐसे पौधे जिससे हमें तेल प्राप्त होते हैं, जिसके लिए ऐसे कुछ पौधे के नाम आपको लिखने हैं। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑयल सीड इज जनरली कंसिडर द, कहता है हेल्दीएस्ट वन। अगर कहते हैं कि इसमें से जो भी तेल जिस पौधे से प्राप्त होता है, इसमें कौन सा तेल का जो बीज है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, और कहता है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ताकि इससे इंसान इसे आसानी से हजम कर सके, इसको कंज्यूम कर सके। तो स्वाभाविक है इसमें आप मस्टर्ड ऑयल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इजीली कंजप्ट होता है और ये डाइजेस्ट भी इजीली भोजन को करता है, और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, और ये हमारे बॉडी को एक सीमित एक परफेक्ट एक शेप देता है, और कहा जाए तो ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से फिट रखने का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीज आर देयर इन अ बीहाइव, व्हाट आर देयर रूल्स। कहता है
कि जो बीहाइव होता है ना, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है, बेसिकली उसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ रहती हैं और इन सब का अलग अलग क्या क्या वर्क है, क्या क्या काम है, ये भी पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को इसे लिखना है और इस टॉपिक पर हमने जब लेसन में पढ़ा था उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग इसे खुद से लिखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ स्टेपल फूड? स्टेपल फूड क्या है? बेसिकली मैंने बताया था राइस, व्हीट, मेज, ये सब जो है हमारे लिए स्टेपल फूड है, खास करके नॉर्थ इंडिया वालों के लिए। इसके बाद है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेपल फूड ऑफ योर लोकेलिटी। जैसे आपके आसपास नियर बाय में जो भी लोग स्टेपल फूड खाना पसंद करते हैं बेसिकली, तो उसके कुछ आपको एग्जांपल्स लिखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए दिया हुआ व्हाट इज़ अ फूड चेन। फूड चेन क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एक्वेटिक फूड चेन। आपको एक एक्वेटिक फूड चेन यानी कि जो जलीय खाद्य श्रृंखला है, इसका एक उदाहरण भी आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। और अच्छा ये होगा कि आप इसे डायग्राम के द्वारा दर्शा दें तो ज़्यादा अच्छा है। डायग्राम यानी फिगर बनाते हुए और उसके नीचे उसका नेम लिख दें और लास्ट में कंप्लीट एक्वेटिक फूड चेन लिख करके आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डू स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प अस। यानी स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, मतलब किस तरह से हमारे लिए मदद करते हैं। तो बेसिकली मैंने बताया था स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स ये जो होते हैं ना, एक तो डेड एनिमल्स को खाते हैं और डिकम्पोजर जो होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह से क्लीन होता है, फ्रेश होता है, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा टाइप 8। अब हम थोड़ा सा हॉट्स क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है नेम 3 एक्वेटिक प्लांट्स दैट आर ईटेन बाय अस एज फूड। यानी कि हमें 3 एक्वेटिक प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिसका इस्तेमाल बेसिकली हम भोजन के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वाई इज़ मिल्क कंसिडर्ड एज कंप्लीट फूड। यानी दूध को संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी मैंने काफ़ी चर्चा किया है। क्योंकि दूध में जो होता है लगभग हर तरह का न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, तो एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, सो वी कैन से दैट मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड and there is no doubt, I think you will understand. Next है क्वेश्चन नंबर 3 लिस्ट 3 कॉमन प्लांट्स, है ना, दैट हैव मेडिसिनल यूज। मतलब आपको कोई भी 3 ऐसे साधारण पौधे के नाम लिखते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं ना। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, तुलसी। तुलसी जो है एक ऐसा पौधा है जो जिसका मेडिसिनल वैल्यू होता है। नीम हो गया, है ना, इसके बाद मिंट हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका मेडिसिनल वैल्यू यानी जिसका हम आयुर्वेद के रूप में उपचार के लिए, किसी बीमारी के उपचार के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा सवाल है हॉट्स क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल है डू हनी बीज इट हनी एज अ फूड। क्या जो मधुमक्खियाँ होती हैं क्या वो शहद को भोजन की तरह इस्तेमाल करती हैं, और इफ़ यस अगर हाँ तो देन हाउ दिस विल ग्रो इन अ बी फार्म वेयर हनी इज़ टेकन फ्रॉम देयर हाइव्स। तो फिर जब वे हनी को ही कंज्यूम करते हैं, हनी को खाते हैं, तो फिर उनके छत्ते में हनी जो है इतना ज़्यादा एक्सीड यानी इतना ज़्यादा कैसे तैयार रहता है, इतना ज़्यादा कैसे उसमें मौजूद रहता है। अगर सारे हनी बीज अगर हनी खाना शुरू करेंगे तो फिर उसमें हनी इतना ज़्यादा आता कहाँ से। तो ये सवाल है जिसको आपको सोचना है और अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखिएगा। अपने घर में बड़ों का अगर आप मदद लेना भी चाहें तो आप बड़ों से पूछ सकते हैं इसके बारे में, जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, इस पेशे से जुड़े हुए हैं खास करके। क्योंकि मैं अक्सर बहरहाल मैं देखता ही हूँ कि आसपास गांव में कुछ लोग जो हैं एपीकल्चर से जुड़े रहते हैं, तो आप उम्मीदता उनसे जा कर के जानकारियाँ ले सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप लोग कुछ काम स्वतः भी करने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि साइंस यानी विज्ञान जो है वो सिर्फ थ्योरिकल पर डिपेंड नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड नहीं होता है, सिर्फ पढ़ लिए क्वेश्चन आंसर बना लिए इससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। जब तक हम प्रैक्टिकली इसे नहीं करेंगे तब तक हम साइंस के एक टर्म को ही नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी टर्म पढ़ाया जाता है साइंस में, हम सबसे पहले वो थ्योरिकल हो गया, हमने उसने पहले सुनना है ध्यान से, फिर उस पर थोड़ा सा हमें रिसर्च करना है, थोड़ा सा हमें उस पर शोध करना है, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिकल भी करना है। और अगर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हों जो थोड़ा रिस्की हों, ख़तरनाक हो, तो अपने बड़ों को या जो भी एडल्ट पर्सन है घर में उनकी मदद से आप वो प्रैक्टिकली खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान है, सीखने की चीज़ है, अगर आप में ललक है तो आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बारी है प्रोजेक्ट वर्क की।
तो आई थिंक आप लोग तैयार हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और ये कतई ना भूलें कि प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को करना ही है। तो सबसे पहले देखिए, प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है विजिट अ पोल्ट्री फार्म। देखिए आपके गांव में आसपास में कहीं ना कहीं पोल्ट्री फार्म रहते ही हैं। प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेंटेनिंग इम्पॉर्टेंट डिटेल्स सच एज द एरिया ऑफ द फार्म। सबसे पहले तो आपको कहीं आसपास, आपके घर के आसपास कोई अगर पोल्ट्री फार्म है, जैसे जहाँ मुर्गी का पालन किया जाए या डक वगैरह रखा जाता हो या ऑस्ट्रिच वगैरह, तो आप वहाँ जाके विज़िट करें। सबसे पहले वहाँ जाके घूमें, टहलें, देखें उसे। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक चार्ट में सबसे पहले तो वह फार्म कितने बड़े एरिया में स्थित है, उसका एरिया आपको वहाँ पर मेजर करके लिखना है। इसके बाद जो उसके इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं कि उसका लोकेशन क्या है, कहाँ स्थित है, वो सारा चीज़ वहाँ पर किस तरह के जीवों को रखा जाता है, तो ये सब आपको उसमें मेंशन करना है। इसके बाद नंबर ऑफ़ एग लाइंग हेंस। इसके बाद जैसे मान लीजिए वहाँ जो मुर्गियाँ रह रही हैं उस फार्म में, उसमें अंडे देने वाली कितनी मुर्गियाँ हैं, उसकी संख्या आपको नोट करनी है। देयर फूड, उनके जो भोजन, जो उनको चारे की तरह उनको जो दिया जाता है, उसके बारे में लिखना है। एंड द नंबर ऑफ़ एग्स दैट ले पर डे। इसके बाद जो मुर्गियों का जो औसत एक, जो प्रत्येक दिन जो अंडे देने का जो औसत है कि प्रतिदिन एक मुर्गियाँ कितने अंडे देती है, वो आपको मेंशन करना है। और इसके बाद कंपेयर इट विद योर कंट्री साइड हैंस। इसके बाद अपने आसपास या अपने राष्ट्र में कहीं भी आप कंपेयर कर लें कि क्या उस पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियों को पाला जा रहा है, जिन पक्षियों को रखा जा रहा है, क्या उसके अंडे देने की औसत दर, वहाँ की जो विधि व्यवस्था है, क्या वो अदर पोल्ट्री फार्म से बेहतर है या नहीं है। तो इसके आधार पर आप इसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रोजेक्ट वर्क। अब देखिए कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोग अपना अपना जो भी नोटबुक आप लोगों ने तैयार कर रखा होगा फॉर नोट्स या क्वेश्चन आंसर्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स, तो आप लोग बुक में ही बनाते हैं, तो अच्छी बात है, बुक में ही बना सकते हैं। बट जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो नोट्स होंगे, उसे तो आपको नोटबुक में लिखना ही है। तो नोटबुक के लिए ख़ास बात ये ध्यान रखना आप लोगों को कि नोटबुक अच्छे से वेल कवर्ड होना चाहिए। उसमें कोई ज़ूल फजूल आपका कवर पे जो है कोई चित्र ना हो, पिक्चर ना हो, है ना। और कुछ इन्वायरमेंट या इन सब से रिलेटेड कोई पिक्चर है तो वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप उसे कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद नोटबुक पर अपना नेम, है ना, क्लास, आप सेक्शन वगैरह, रोल नंबर ये ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन क्लास और नेम ये ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए होता क्या है, क्लासेस में कभी कभी आपकी नोटबुक गुम हो जाते हैं, तो इसे ढूंढना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है ना। और कुछ ऐसे सीक्रेट आइडेंटिटी होती है ना, जिसे हम छिपा करके रखते हैं हर एक नोटबुक में। शायद आप लोग इस चीज़ को नोट नहीं करते हैं, बट सीक्रेट आइडेंटिटी जो होता है आपके किसी भी गुम हो जाने वाली चीज़ों को आसानी से ढूंढने में आपकी मदद करता है। सपोज़ अगर एक ही नोटबुक दो क्लास में दो बच्चों के पास है एक ही तरह का, और कभी वो गुम हो जाए, तो जो सीक्रेट आइडेंटिटी होता है इसके आधार पर आप अपने नोटबुक को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये काफ़ी अहम है, अपने नाम को किसी भी सीक्रेट जगह पर लिख सकते हैं आप, ताकि बाद में से आसानी से ढूंढा जा सके। पहला ट्रिक। दूसरा ये कि आप जब भी फेयर या नोटबुक आप बनाते हैं कोई भी नोट्स के लिए या क्वेश्चन आंसर के लिए, तो उसमें आप फ्रेश हैंड राइटिंग का ही इस्तेमाल करेंगे, उसमें ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास काफ़ी समय है, अभी लेसन 1 ही कंप्लीट हुआ है। अब लेसन 1 को कंप्लीट करेंगे, तो लेसन 1 कंप्लीट होने के बाद कल से मैं लेसन 2 स्टार्ट करूँगा, तो अभी उसको ख़त्म होने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक आपके पास टाइम रहेगा कि आप अपना फेयर भी कंप्लीट करें और साथ ही साथ कुछ जो एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है उसे भी आप स्टडी करते रहें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और इन सब छोटी छोटी बातों को ख्याल रखिएगा। अपने अपने बुक पर अच्छे से रैप करके, अच्छे से कवर लगा करके रखिए, बुक को संभाल कर रखिए अगर आपने बुक ले लिया है तो। ठीक है, और जिन्होंने बुक नहीं लिया है मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया जा कर के स्कूल से बुक ले लें, क्योंकि विद्यालय अभी बुक प्रोवाइड कर रहा है। अगर विद्यालय में बुक शॉर्ट हो जाता है तो इस लॉकडाउन में दोबारा फिर बुक मंगाने में कठिनाई हो सकती है, तो फिर आपको काफ़ी समय रुकना पड़ेगा। ठीक है,
तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ गो टू विजिट टू स्कूल एंड परचेज द बुक एंड लेट्स बिगिन योर स्टडी। तो आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकेंगे और घर पर कम समय टेलीविज़न पर दें, ज़्यादा समय पढ़ाई पर दें, क्योंकि स्कूल अभी बंद है। तो आप लोग घर पर स्कूल के टाइम में कम से कम बैठ कर के स्टडी कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, जहाँ तक शिक्षकों से हो पाता है, शिक्षक अपने हिसाब से जहाँ तक आप लोगों तक पहुँचना चाहिए वो तो कोशिश कर ही रहे हैं, बट आपको भी शिक्षकों तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग ये सुन रहे हैं कि स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं कि अरे छोड़ो यार, जब स्कूल खुलेगा तो पढ़ाई। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्कूल खुलने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। तो जहाँ तक हो सके आप लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़िए और ऑनलाइन क्लास का आप हिस्सा बने और अपने लेसन्स, अपने चैप्टर्स सब जल्दी जल्दी फटाफट डन कीजिए, ताकि हम लोग प्रिपेयर होकर के, फुल्ली तैयार होकर के हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें, ठीक है। और आप अच्छा स्कोर करें। तो इसी कामना के साथ आज के लिए इतना है। धन्यवाद, देखते रहें।